तो वर्क एनर्जी पावर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ पे हमने पावर के विषय में कुछ चीज़ें देखी थी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब पावर के साथ हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो पावर के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। ठीक, तो पिछला लेक्चर देख के आना, नहीं देखा है अभी देख लो, उसके बाद फिर पावर के हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, अ ट्रेन हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड आपको दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रखी है ऑन अ लेवल रोड अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, और आपको ये फोर्स दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको फोर्स दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है, मतलब वी दे रखी है, वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ इंजन। तो कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे फोर्स और वेलोसिटी को रिलेट करता हुआ? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब क्या कठिन है क्या फिजिक्स? बिल्कुल कठिन नहीं है भाई। फोर्स यहाँ पे डालो 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 40। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी दवा देनी है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो 4 3 हो गया 12, ये हो गया 120 इंटू 10 की पावर 4 और 1.2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पावर आ गई। न्यूटन कहाँ आएगी, सॉरी वॉट। ठीक है, पावर की SI यूनिट इज वॉट। आगे बढ़ें। अब देखो ये वाले ऐसे सवाल आपको बहुत बहुत मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपकी किताब में भी हैं। एन इंजन पम्प्स 400 kg ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड, फाइंड द पावर ऑफ इंजन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%। अच्छा, जितने न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ करा रहा हूँ, इसके अलावा आपको किताब के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो इतने 100 न्यूमेरिकल दिए गए हैं एक चैप्टर के, वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सही से कर लिए तो पक्की बात है कि बोर्ड के तो कोई भी आपसे छूटने नहीं वाले। देखो इसको, देखो ऐसे सवालों में जब वो कहता है ना कि फाइंड द पावर ऑफ इंजन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%, तो वो किस पावर की बात कर रहा है ये ध्यान रखना। वो बात कर रहा है इनपुट पावर की। किस पावर की? इनपुट पावर की। समझ में आई बात? फिर नहीं आई समझ में? देखो एफिशिएंसी यहां पे क्या दे रखा है? एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी क्या होता है? ईटा। ईटा से इसको डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी आपको दे रखी है 80%। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको एफिशिएंसी 80% दे रखी है तो हम लिख सकते हैं 80/100, दैट इज 2 4 8 एंड 2 5 10। मतलब एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई? 4/5। ठीक है ना। ये एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लो। एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब आपसे पूछा क्या है यहां पर? फाइंड द पावर ऑफ इंजन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%। जब भी आपको एफिशिएंसी दी हो और पावर निकालने को कहा जाए तो वो कौन सी पावर निकालने की बात कर रहा है? इनपुट पावर की। तो यहां पर आपको इनपुट पावर निकालनी है। आउटपुट पावर आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप इनपुट पावर निकाल पाओगे। एफिशिएंसी आपको पता है। आउटपुट पावर आपके पास क्या है? अरे बहुत आसान है भाई। ये हमारे पास मास है m, ये हमारे पास हाइट है h, ये हमारे पास टाइम है t 40 सेकंड, और ये हमारे पास g दे ही रखा है। तो क्या दिक्कत है? पावर हमारे पास क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। अब इंजन ने कितना इस पे काम किया होगा? पानी को ऊपर खींचने में इंजन ने कितना काम किया होगा? बताओ, पानी को ऊपर खींचने में इंजन ने कितना काम किया होगा? हमने कहा भाई पानी को आप अगर ऊपर खींच रहे हो तो इंजन कितना काम करेगा? देखो, पानी का वेट होगा, ठीक है, ये मान लो 400 kg का पानी है तो पानी का कुछ वेट होगा। पानी को एक ब्लॉक मान लो, पानी मत मानो, ब्लॉक मान लो। 400 kg का ये ब्लॉक है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं हम, ठीक। तो बताओ वर्क डन कितना होगा? हमने कहा कि इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो ग्रेविटी का एक्ट करेगा, नीचे की तरफ mg, ठीक है, नीचे की तरफ इस पे ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करेगा। जितना ग्रेविटी का फोर्स है उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। जितना फोर्स ग्रेविटी का है उतना ही हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। नहीं आई बात समझ? आ गई? अच्छा, तो हमने फोर्स कितना लगाया? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर हमने फोर्स क्या लगाया? हमने फोर्स लगाया mg। अब कितनी हाइट तक हम इसको ले जा रहे हैं?
हमने कहा h हाइट तक हम इसको ले जा रहे हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? आप कहोगे 180 डिग्री, लेकिन ये तो ग्रेविटी के द्वारा जब हम वर्क डन निकालेंगे तो 180 डिग्री होगा ना। हम यहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ इंजन के द्वारा वर्क डन निकाल रहे हैं, क्योंकि इंजन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 1 होता है, तो mgh ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और cos 0 तो 1 ही होगा अपॉन टाइम t। अब इसको सॉल्व कर दें हम अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg मास कितना है हमारे पास, हमने कहा 400 kg का मास है भाई। अच्छा, इसके बाद स्मॉल g हमको दे रखा है 10, ठीक है। हाइट कितनी है 10, टाइम कितना है 40 सेकेंड। 1000 10,000 हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट पावर कितनी आ गई 10,000। चलो ठीक है, देखो हमारे पास एफिशिएंसी क्या निकली थी 4/5, आउटपुट पावर हमारे पास कितनी आ गई 10,000, इनपुट पावर हमें चाहिए P। तो अब यहाँ से आप P निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, P हमारे पास कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 5/4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,000, 2500 और 2500 गुणे 5 होता है कितना 5 और 25 11 12 125, ठीक है ना, और 00। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1.25 इंटू 10⁴ वॉट हमारे पास आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास कितनी आई, इनपुट पावर आ गई, ठीक है ना। 12500, डेसिमल को हमने कितने पीछे शिफ्ट किया, कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 4 प्लेसेस, तो 1.25 इंटू 10⁴ वॉट। तो ऐसे क्वेश्चन में पहली चीज़ एफिशिएंसी गिवन होती है, दूसरी चीज़ आपको पावर निकालने को कहता है, आपको आउटपुट पावर गिवन होती है, इनपुट पावर निकालनी होती है। एफिशिएंसी और आउटपुट पावर का यूज़ करके आप इनपुट पावर निकाल सकते हो। क्लियर है? ऐसा ही एक सवाल फिर से देखो, अब ये खुद से करोगे, आंसर मैं बता दे रहा हूँ 4 किलोवाट आएगा। खुद से ट्राई करिए, मैं बता रहा हूँ आपको, खुद से ट्राई करिए इसको। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी दे रखी है 50%, मतलब ईटा इज़ 50/100 दैट इज़ हाफ, ठीक। अब यहाँ से ईटा क्या होता है, ईटा होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आपको कौन सी पावर पूछी है, निकालनी है? हमने कहा भाई हमको तो इनपुट पावर चाहिए, हमको आउटपुट पावर दे रखी है। अच्छा, आउटपुट पावर आपको कितनी दे रखी है, तो वो निकालना पड़ेगा भाई, mgh/t जैसे पहले किया था, है ना, mgh/t करके वही। तो यहाँ पर मास आपको दे रखा है, स्मॉल g आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है पर आवर, ठीक है ना। तो मतलब 3600 सेकेंड, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। अब घंटा दिया है तो घंटा मत रख देना, क्योंकि ऐसा यूनिट में सब कुछ करना होता है। और हाइट भी दे रखी है, ठीक है, 100 मीटर डीप, तो h भी दे रखा है। तो देखो आउटपुट पावर अगर हमें चाहिए तो आउटपुट पावर हमारे पास क्या होगी, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई किया करो, mgh/टाइम t। मास हमारे पास है 7200, स्मॉल g है हमारे पास 10, हाइट हमारे पास है 100, टाइम हमारे पास कितना है, तो हमने कहा 3600 सेकेंड। यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है, 6 2 12 होता है, तो यहाँ से ये 2 बार गया, हाँ ठीक है 200, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2000 वॉट। अब हमारे पास 2000 वॉट आ गया, क्या ये आया है, आउटपुट पावर आई है। ईटा इज इक्वल टू हाफ, आउटपुट पावर हैज़ बीन गिवन टू बी 2000 वॉट, इनपुट पावर हमें नहीं पता, तो यहाँ से हमारे पास इनपुट पावर 4000 वॉट आ गई। 4000 वॉट का मतलब है 4 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 10⁻³ वॉट होता है। पिछले लेक्चर को देख लेना कायदे से। समझ में आया कैसे करते हैं ये वाले सवाल? इसमें आपको इनपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए कहता है, आपकी किताब में भी एक सवाल ऐसा है, तो देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। नहीं मत देखो, मैंने करा दिए हैं, 2 सवाल करा दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ें। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का बकवास सा सवाल। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, आराम से ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, आपको ये ध्यान रखना है कि हम करेंगे तो सही ही आएगा आंसर, ठीक है।
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। तो यहां पर ये ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। अच्छा, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे इसने पूछ दिया। और ये पता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कठिन नहीं होती है फिजिक्स बिल्कुल भी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि शुरुआत में इसकी वेलोसिटी अगर हम बात करें, ये टाइम है, यहां पर ये वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर जो टाइम है, यहां पर 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 20 है। ठीक है, 0 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फिर से 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, क्योंकि भाई वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यहीं पर हम लिख लेते हैं इस ग्राफ से डेसिफर करके कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी, अरे भैया फाइनल तो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। तो क्या अब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? मास हमको दे रखा है, देखो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी? हमने कहा हाफ इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, मास हम रख लेते हैं 2, इनिशियल वेलोसिटी है 20, तो 20 का होल स्क्वायर किया, यहाँ से ये काटा और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? हमने कहा यहाँ पे तो हमारे पास 400 आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? हमने कहा हाफ mv², और क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल 0 है, इसकी वजह से यहाँ पे ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 400 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ही तो पूछा है। तो क्या हमने कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस माइनस 400 जूल होगा? अगर आपका ऑप्शन ये आया है तो बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट अंडर अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, इंडिपेंडेंट ऑफ m। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सवाल में फिर से समझा देता हूं आपको कि भाई एक बॉडी है मास m की, वो रेस्ट से चलना शुरू करती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, अब उस पर एक फोर्स लगने लगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है मास m की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इस पर हमने कोई फोर्स लगाया, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसके पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इसका नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन से ये कुछ मूव करना शुरू करेगी और फाइनली इसकी कुछ वेलोसिटी ये अटेन कर लेगी। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगी वो मास पे कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है मान लो F। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगी वो मास पर कैसे डिपेंडेंट है? काइनेटिक एनर्जी जो एक्वायर करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m के, इनवर्सली है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट तब होगा जब मास की पावर क्या हो? 0। तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब देखो द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी ऑफ मास m इन ट्रेवलिंग, अब बहुत आसान है, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is equal to work done by all forces। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई? हमने कहा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ है? अरे भाई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? F फोर्स लगेगा, क्योंकि mg जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो तो 0 हो जाएगा कि नहीं? तो कौन सा फोर्स काम करेगा? केवल F काम करेगा, mg काम नहीं करेगा, और फ्रिक्शन तो है नहीं, कहीं दिया नहीं है, तो फ्रिक्शन भी कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि फोर्स ही नहीं है, वो F फोर्स काम करेगा। मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, या ये डिस्प्लेस हुई d डिस्टेंस से, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक ये गई और ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ वो d हुआ। तो हमने कहा
कि वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो खुश हो जाओ कि हमारे पास वर्क आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऑल द फोर्सेस, क्योंकि एक ही फोर्स काम कर रहा है, mg तो काम कर नहीं रहा, तो हमारे पास क्या आया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है कि नहीं। तो अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रही है, तो क्या यहां पर तुमको कहीं मास दिख रहा है क्या, मास दिख रहा है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगी बॉडी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास m होगा? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखकर स्टूडेंट घबरा जाता है और छोड़ देता है कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दो और सवाल कर लो। वर्क एनर्जी थ्योरम का सीधा साधा सवाल है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक प्रूविंग वाला सवाल है। एक ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी, ठीक है ना, एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m एक्सेलरेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मास m है और फिर ये एक्सेलरेट करना शुरू कर रहा है, इनिशियल इसकी पोजीशन रेस्ट की है। द इंजन सप्लाइज कांस्टेंट पावर P। अब इंजन एक कांस्टेंट पावर P सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, इंजन क्या कर रहा है, कांस्टेंट पावर P सप्लाई कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़, ये वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, हाफ पावर, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। ठीक है, तो पावर हाफ मतलब रूट, तो चाहे हाफ लिखो चाहे रूट लिखो, बात एक ही है। शो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू √2pt अपॉन m। अब प्रूव करने की कोशिश करो। देखो अगर ये सवाल आपसे ही हो जाता तो मैं करवाता क्यों। ठीक है, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आपसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन तब भी ट्राई करो, छोड़ो मत, ट्राई करो इसको। वेलोसिटी v जो है pt √2pt अपॉन m है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, मैं कर रहा हूं यहाँ पे। देखो हमारे पास वर्क क्या है, वर्क होता है पावर इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। वर्क क्या होता है, बोलो, पावर इनटू टाइम। अच्छा, अब हम बात करें कि वर्क होता क्या है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो फाइनली इसने एक वेलोसिटी एक्वायर की v, इसने फाइनली एक वेलोसिटी एक्वायर की v, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई हाफ mv²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ mv² माइनस 0। ये किसके बराबर होगा, पावर इनटू टाइम के। ठीक है, क्योंकि वर्क हमने क्या निकाला है, पावर इनटू टाइम होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ mv² इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहां से हमारे पास mv² इज इक्वल टू 2pt और v इज इक्वल टू 2pt अपॉन m। और क्योंकि यहाँ पे v² था, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर तुम्हें हाफ पावर लगानी पड़ेगी, या स्क्वायर हटाओगे तो हम कह सकते हैं इधर तुम्हें रूट लगाना पड़ेगा। तो प्रूव हो गया कि नहीं, आसान था कि नहीं। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, चीज़ों को एनालाइज करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। बॉडी ऑफ मास m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अटेन अ मैक्सिमम हाइट h, एट वॉट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी भी 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो हमारे पास कोई बॉल है या मास m की कोई बॉडी है, इसको हमने ऊपर फेंका, जाहिर सी बात है जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो किसी वेलोसिटी u से ऊपर फेंकेंगे, किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे, ऐसा ही तो फेंक नहीं देंगे, नहीं ऊपर नहीं जाएगा, कोई वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है जिससे ये ऊपर जाए। एट वॉट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी भी 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी, किसी एक हाइट पे आकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी 75% हो जाएगी इनिशियल वैल्यू के, वो हाइट हमें बतानी है। तो सॉल्व करो, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है, अच्छा सवाल है, सॉल्व करो इसको। ठीक है, कोशिश करो, सॉल्व करो, प्लीज़ वीडियो पॉज करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी हाफ mu²। ठीक है, हाफ mu²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या कह रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कह रहा है कि भाई 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब 75% जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 75/100 इंटू हाफ mu²। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको काटें तो 5 1 ज़ा 5 और 7 - 5 होता है 2, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 0, 5 3 ज़ा 15, 5 4 20। तो यहाँ पे आ गया 3/8 mv²। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 3/8 mv²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mu², ये u है, ये भी u है, ध्यान देना, सॉरी
ये u है सब, ठीक है। तो यहाँ पर 3/8 mu², और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमने कहा भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3/8 mu² माइनस हाफ mu²। तो यहाँ पर जब हम इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6 माइनस 8/8 2 16 mu²। मैं ऐसे ही करता हूँ, आपको जैसे मन हो वैसे कर लो। तो 6 माइनस 8 फाइनल, अच्छा माइनस में आ रहा है, ठीक है। 3 2 6 माइनस 8, तो यहाँ पे आया -2/16 mu², और ये आ गया हमारे पास mu²/8, ठीक है, mu²/8। अच्छा, ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई। वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम्हें क्या पता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अब इस पे फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है भाई, एयर रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर केवल ग्रेविटी का ही फोर्स एक्ट करेगा, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगी। हम एयर को मान के ही नहीं चल रहे, जब तक वो कहे ना कि एयर रेजिस्टेंस है तब तक हम उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर केवल ग्रेविटी का ही फोर्स एक्ट करेगा। मुझे बताओ, बॉल ऊपर जा रही, ग्रेविटी का नीचे फोर्स लगेगा mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव में इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, हमने कहा भाई वर्क जो है वो -mgh होता है। वर्क कितना हो जाएगा, -mgh होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है, -mgh। ये हाइट h वो हाइट है जहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 75% हो जाएगी ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो रखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई -mu²/8, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, only one force is present, that is the force of gravity. We would see the expression, we have seen the expression of the work done by gravity, that is -mgh। माइनस से माइनस उड़ा दो, m से m उड़ा दो, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास हाइट आ गई कितनी, u²/8g। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एट वॉट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी, 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके 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 ओके, ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारे पास हाइट आ गई, जिस हाइट पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको h के टर्म्स में हम लाएंगे। देखो, अगर हमने बॉल फेंकी और वो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक गई, मान लो हमने ये मास m वाली बॉल को फेंका u वेलोसिटी से और ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, इस मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल H ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu², ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, हमने कहा -mg कैपिटल H, क्योंकि पूरी हाइट हमको कवर करनी है h। तो यहाँ से m से m कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो u² आया वो कितना आया, u² आया 2g कैपिटल H, ठीक है। इसी को यहाँ पे डालो, तो ये उठा के हमने यहाँ डाल दिया u² की जगह पे 2g कैपिटल H अपॉन 8g, यहाँ से ये कटा तो ये हमारे पास आ गया 2 मतलब h/4, कितना आ गया, h/4। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ये आएगा h/4। समझ में आई बात। अब यहाँ पे h क्या है, h हमारी मैक्सिमम हाइट है, वहाँ पे हमने कैपिटल H को मैक्सिमम हाइट रखा, तो हम ऑप्शन देख के समझ जाते हैं कि भाई ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको h' मान लेते और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट थी उसको h मान लेते, तो हमारा ऑप्शन यही आता h/4, ठीक है। तो वेरिएबल्स का खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे कैपिटल H है और यहाँ पे स्मॉल h है, दोनों का मतलब एक ही है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हमने बता दिया। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, अ बुलेट वेइंग 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड,
आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल 1 मीटर थिक इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एक गोली चलाई तो वहाँ पे आगे उसके सामने एक मड की वॉल थी, मतलब एक मिट्टी की दीवार थी। मिट्टी की दीवार में वो गोली घुस गई। 1 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। पहले चलाई थी 800 से, जब 1 मीटर अंदर घुस गई तो 100 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी, मतलब अंदर जो उसकी वेलोसिटी आई, डिक्रीजेस बाय नहीं है, डिक्रीजेस टू है। तो मतलब फाइनल उसकी वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू मड वॉल। अब मड वॉल ने कितनी रेजिस्टेंस बुलेट पे लगाई होगी? भाई मड वॉल क्या करेगी? बुलेट को रोकेगी। इसमें जब बुलेट जाके घुसेगी तो मड वॉल क्या करेगी? उसको रोकने का प्रयास करेगी। देखो कैसे होगा, देखो। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। पहले खुद से ट्राई करो। हो गया ट्राई? अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? नहीं पता? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब तुम बोलते जाओ, मैं तो यही था ना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हाफ एम को कॉमन ले लिया और हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किया। अब हमारे पास जो मास है वो कितना है? 10 ग्राम है, तो 10 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, क्योंकि केजी में कर दिया ना। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 kg। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमको दे रखी है 100, इनिशियल वेलोसिटी 800, तो 100 स्क्वायर माइनस 800 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा -3150 जूल। ठीक है, ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ तो मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, 100 स्क्वायर माइनस 800 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास अगर हम बात करें एवरेज रेजिस्टेंस, मतलब फोर्स रेजिस्टिव चाहिए हमको। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो यहां पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी वो है -3150 जूल। और कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं भाई बुलेट पे? कितने फोर्सेस एक्ट नहीं, कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं बुलेट पे? ध्यान से फिर से सुन लो, कितने फोर्सेस बुलेट पे काम कर रहे हैं। देखो ये है हमारे पास मड वॉल, हमारी बुलेट आ रही है ऐसे, इस पे वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या वेट कोई काम करेगा? ना, कोई काम नहीं करेगा। जब ये इस मड वॉल में एम्बेडेड हो जाएगी, मतलब घुस जाएगी, तो मड वॉल इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी। बुलेट ऐसे जाना चाह रही है और मड वॉल इसके ऊपर एक ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से धीरे 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 इसकी स्पीड कम हो जाएगी और आखिरी में 0 हो जाएगी। वही वो कह रहा था कि 1 मीटर जब ये अंदर घुस गई तो उसकी स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर थोड़ा और अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी और वहीं पे जा करके वो रुक जाएगी। अच्छा, तो फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है? रेजिस्टिव फोर्स, उसी के द्वारा वर्क डन होगा। तो हमने कहा कि वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? F इंटू डी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना। तो यहां पे हमारे पास आ गया -3150 जूल। रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास कितना है? तो हमने कहा जो रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास है वो है F। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1 मीटर अंदर गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर।
तो रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू आ गई 3150 न्यूटन। अच्छा, माइनस में क्यों आ रहा है वर्क डन? क्योंकि बुलेट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का एंगल 180 है बस। ठीक है, इसकी वजह से cos 180 -1 होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन है पावर का। एक 60 किलो का आदमी है जो कि सीढ़ी चढ़ जाता है 12 सेकंड में। दूसरा आदमी 50 किलो का है और वो सीढ़ी चढ़ जाता है 11 सेकंड में। दोनों के पावर का रेशियो आपको बताना है। ठीक है ना, दोनों की पावर का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है? पावर। तो पावर 1 अपॉन पावर 2। ठीक है, पावर होगा क्या इस केस में? जब आदमी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो वो फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचेगी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो एक फोर्स लगाएगा और वो ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लो वो h हाइट ऊपर गया, तो पावर क्या हो जाएगी? mgh, और टाइम है t। ठीक है, mgh अपॉन टाइम t। तो यहां पर ये समझ में आया ये कैसे आया? जैसे पहले आया था वो जो हम वो वाला क्वेश्चन कर रहे थे, पानी वाला, पानी को उठाने वाला, पावर वाला। ठीक है, तो mgh अपॉन t ये हुई पावर। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि पावर 1 अपॉन पावर 2 क्या होगा? हमने कहा mgh अपॉन t। अच्छा, यहाँ पर जो स्टेयर केस 60 किलो का आदमी चढ़ रहा है, वही स्टेयर केस 50 किलो का भी आदमी चढ़ रहा है, मतलब दोनों हाइट सेम कवर करेंगे। मास डिफरेंट है बस दोनों का, और टाइम डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर m1 लिखा, हमने यहाँ पर t1 लिखा, और पावर 2 क्या होगी? m2gh अपॉन t2। क्योंकि देखो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो तो सेम ही रहेगा ना, हाइट अलग हो जाएगी बस। ठीक है, सॉरी हाइट नहीं, मास अलग है, क्योंकि हाइट भी सेम ही है। हाइट क्यों सेम है? क्योंकि सेम स्टेयर केस को वो क्लाइम कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। और टाइम अलग है, एक 12 सेकंड ले रहा है, एक 11 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? m1gh अपॉन t1 इंटू t2 अपॉन m2gh। gh से gh मर गया, हमारे पास आया m1 बाय m2 इंटू t2 बाय t1। ठीक, ये हमारे पास पावर p1 बाय p2 आ जाएगी। तो p1 बाय p2 हमारे पास कितना आ गया? m1 हमने लिया 60 kg, m2 हमने लिया 50 kg, टाइम t2 हमारे पास है 60 किलो का आदमी चढ़ रहा है 11 सेकंड में, और 50 किलो का आदमी चढ़ रहा है 12 सेकंड में। सॉरी 50 किलो का चढ़ रहा है 11 सेकंड में। तो t2 हमारे पास हुआ 11 और t1 हमारे पास हुआ 12। 12 पंचे हो गया 60 और ये आ गया 10। तो पावर p1 बाय p2 हमारे पास हो गई 11/10। तो ये क्वेश्चन आपकी किताब में है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ऑप्शन हमारे पास 11/10। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये कहाँ से आया? अरे भाई, ये आदमी है, इसका